हेलो बेटा, मैं बबी ठाकरन आज फिर म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा, आज मैं आपको आपके सिलेबस में राग किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या नियम होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए मैं शुरू कर रही हूँ। राग शब्द की उत्पत्ति रंज नामक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना अथवा खुश करना। राग स्वरों का वह समूह है जो श्रोता के मन को सुख का अनुभव करवाता है, उसे अच्छा महसूस करवाता है। संगीत रत्नाकर में इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। वह संगीतमय ध्वनि जो स्वर व वर्ण से विभूषित होकर मनुष्य के मन को खुशी का अनुभव करवाए, राग कहलाती है। राग की परिभाषाओं को समझने के लिए राग के विशेष नियमों की जानकारी लेना भी अति आवश्यक है। तो आइए राग मंजरी की परिभाषा। राग मंजरी में जो इसकी परिभाषा है, स्वर और वर्णों से विभूषित ध्वनि। स्वर और वर्णों से विभूषित वह ध्वनि जो मनुष्य के मन में रंजन करे या मिठास को उत्पन्न करे, राग कहलाती है। राग वास्तव में भारतीय संगीत की एक शास्त्रीय श्रृंखला की अहम पीढ़ी है। भारतीय संगीत की नींव राग है। राग की परिभाषाओं को ठीक से समझने के लिए आइए मैं बताती हूँ आपको उसके नियम। नंबर 1, किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वरों से कम स्वर का राग नहीं होता। नंबर 2, प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। प्राय यह थाट के स्वरों की झलक हमें उसमें अवश्य देखने को मिलती है, यानी यह कौन से थाट से उत्पन्न हुआ है, इस थाट की झलक क्या है, यह इस राग में हमें पूर्ण रूप से दिखाई देती है। नंबर 3, प्रत्येक राग के आरोह और अवरोह दोनों होते हैं, यानी राग में आरोह अवरोह का होना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम किसी भी राग की जाति निश्चित करते हैं। नंबर 4, राग में षड्ज स्वर यानी सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह राग का आधार स्वर है। नंबर 5, राग में मा और प दोनों स्वर एक साथ कभी वर्जित नहीं होते। अगर किसी राग में मा स्वर वर्जित है तो वहाँ पा स्वर जरूर लगेगा, और अगर किसी राग में पा स्वर वर्जित है तो वहाँ मा स्वर जरूर लगेगा। नंबर 6, प्रत्येक राग की रचना सप्तक के कुल स्वर 12। मैंने आपको बताया था स्वर वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल स्वर जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि प्रत्येक राग की रचना स्वर संगीत के 12 स्वरों से हुई है, जिसमें शुद्ध और विकृत दोनों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, राग में स्वर तथा वर्ण दोनों का मिश्रण होता है। इसमें इन दोनों के बगैर राग संभव नहीं है। नंबर 9, राग में रंजकता का होना अनिवार्य है। अगर राग में मिठास नहीं होगी तो राग सुरीला और मधुर नहीं होगा। नंबर 10, यद्यपि रागों का समय शास्त्रकारों ने निश्चित किया है, किंतु फिर भी कुछ राग ऋतुओं के आधार पर भी गाए बजाए जाते हैं, जैसे बसंत ऋतु का राग, वर्षा ऋतु का राग। अब बसंत ऋतु में बहार और बसंत ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में मल्हार, ये वो ऐसे राग हैं जो ऋतुओं के अनुसार
गाए बजाए जाते हैं। अब आ गया नंबर 11। एक राग जब दूसरे राग में किसी एक थाट के द्वारा प्रवेश करता है, यानी एक थाट से जब राग किसी दूसरे थाट में प्रवेश करता है तो उसे पर मेल प्रवेशक राग कहते हैं। पर मीन्स पराया, मेल मीन्स थाट। इस प्रकार अगर कोई राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है और उसमें वो राग गाया बजाया जा रहा है तो उसे परमेल प्रवेशक राग का नाम दिया जाएगा। जिन रागों के आधार पर थाटों का नाम रखा गया है उन्हें आश्रित राग भी कहा जाता है। मतलब जैसे थाट कल्याण थाट है तो कल्याण राग भी है। अब जो कल्याण राग है वो अपने ही थाट का आश्रित राग है, यानी कल्याण थाट से ही कल्याण राग बना है तो वह आश्रित राग कहलाएगा। इस प्रकार मैंने आपको आज राग की जानकारी दी। आप इसे दोहराएं, याद करें और समझने की कोशिश करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय।